नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी है, जिसके पीछे का कारण ये है कि इस महीने जो राजस्थान में दुर्घटना हुई थी, जब तक उसके कारणों का पता नहीं चल जाता है। सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरने वाला MiG-21 बाइसन विमान 8 मई को राजस्थान के हनुमानगढ़ के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। रक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि MiG-21 बेड़े की जांच पूरी होने और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने तक इसके उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस पूरी फ्लीट पर रोक लगा देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि अभी तक हमारे पास अपने जो स्वदेशी फाइटर जेट्स हैं वो पूरी तरीके से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक HAL अपनी उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाएगा स्वदेशी फाइटर जेट्स को डिलीवर करने की, तब तक इन फ्लाइंग कफिन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। भारतीय वायुसेना हालांकि फैसला तो ले चुकी है कि 2025 की शुरुआत तक इन सभी को, जो 3 MiG-21 स्क्वाड्रन्स हैं, उन्हें फेस मैनर यानी कि चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। ना जाने दोस्तों तब तक ये और कितना भयानक रूप ले सकते हैं, इसलिए इनको और जल्दी रिटायर करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL की जो नई प्रोडक्शन लाइन है उसकी एक बढ़ी हुई क्षमता होगी, और ऐसे में अब HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के 1 साल पहले तक भारतीय वायुसेना को सौंप देगी, ताकि उन्हें भारतीय वायुसेना की तरफ से 50 और तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का जो फॉलो ऑन ऑर्डर है वो मिल सके। इस बारे में एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पहले तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का जो एयरफ्रेम है वो अगले 4 महीनों में तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसे लाइन रिप्लेसेबल यूनिट में जोड़ा जाएगा और पहला एयरक्राफ्ट 2023 के अंत तक रोल आउट हो जाएगा। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि HAL तेजी से इन फाइटर जेट्स का निर्माण करे और समय से पहले इनकी डिलीवरी करे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मैंने आपको अभी हाल ही में डिफेंस अपडेट्स में जानकारी दी थी कि DRDO की जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो 300 मिलीमीटर का लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट तैयार कर रही है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर एक अलग राय दी है। उन्होंने कहा कि DRDO को अब इन लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स के क्षेत्र में एक बड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज वो भी लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स को बना रही है, जिसमें कि महेश्वरा अस्त्र 1 की रेंज 150 किलोमीटर होगी और महेश्वरा अस्त्र 2 की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर होगी। और बाकायदा सोलर इंडस्ट्रीज को रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो है JSR डायनेमिक्स, और वो भी 324 मिलीमीटर कैलिबर गाइडेड रॉकेट सिस्टम को तैयार कर रही है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में कुछ खबरें सामने आई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका या फिर रशिया से स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स खरीद सकता है। अमेरिका और रशिया दोनों ने अपने अपने जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं उनकी पेशकश की है, जिसमें कि B-1B लांसर और TU-160 ब्लैक जैक लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर शामिल है। अब अमेरिका के अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है कि B-1B लांसर ने हाल ही में कुछ परीक्षण किए हैं, जिसमें कि इसमें एक नया पायलॉन इंटीग्रेटेड किया गया है, जो कि इसकी पेलोड क्षमता को बढ़ा देगा 50% तक, और ये हाइपरसोनिक वेपन्स यानी कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी लॉन्च कर सकता है। यही नहीं, डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत 6 B-1B बॉम्बर्स को पूरी तरीके से नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर भारत इसकी तरफ जाता है तो भारत को एक हायर पेलोड क्षमता और हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च क्षमता वाला B-1B बॉम्बर्स मिल सकता है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी डिफेंस सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि चाइना ने हाल ही में अपने S-6 के टैक्टिकल बॉम्बर्स की फ्लीट को भारत के पास तैनात किया हुआ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अगला क्वाड समिट 2024 का भारत में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में क्वाड कंट्रीज के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें 2024 में भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन यानी कि क्वाड समिट 2024 की मेजबानी करने में खुशी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई PM और जापानी PM के साथ बैठक में PM मोदी ने कहा कि इस क्वाड समिट में हिस्सा लेते हुए हमें खुशी हो रही है। क्वाड की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मंच यानी कि प्लेटफॉर्म वैश्विक भलाई, लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति की दिशा में प्रयास करना जारी रखेगा। क्वाड सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड समूह भारत प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक बिजनेस, इनोवेशन और विकास का इंजन है, और हम सब एक मत है कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर पियर पर पहली बार INS विक्रांत सफलतापूर्वक उतरा है। नौसेना के अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत कारवार बेस का निर्माण किया गया है।
बेस के बनने और सफलतापूर्वक टेस्टिंग के बाद भारतीय नौसेना की जहाज बर्थिंग क्षमता बढ़ गई है, जो कि एक मील का पत्थर है। और कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि MS-60R हेलीकॉप्टर ने INS कोलकाता पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और यह भारतीय नौसेना का सबसे ताकतवर युद्धपोत माना जाता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत और यूक्रेन को लेकर आ रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात की। भारत और यूक्रेन के वरिष्ठ राजनीतिकों के बीच लंबे विचार विमर्श के बाद पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच बैठक को निर्धारित किया गया था। जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मैं इसे सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजनीति का मुद्दा नहीं मानता, मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है। भारत और मैं युद्ध के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। और आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री पहले भी बोल चुके हैं रूस यूक्रेन को युद्ध को लेकर कि ये युद्ध का समय नहीं है। प्रधानमंत्री का यह बयान पूरी दुनिया में सुनाई दिया गया था और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करेगा। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी के जेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद अब ये सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। और यूक्रेन के युद्ध में भारत कहीं ना कहीं रूस के सपोर्ट में भी रहा है, लेकिन खुलकर समर्थन नहीं किया भारत ने रशिया का भी। और भारत के यूक्रेन के साथ भी संबंध ठीक ठाक है। ऐसे में अगर भारत चाहे तो दोनों पक्षों को बैठाकर शांति की वार्ता करा सकता है, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के अपने समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन, हाई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल सार्वजनिक संरचनाओं जैसे अवसंरचनाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। यही नहीं दोस्तों, जो संयुक्त बयान आया इस मीटिंग को लेकर, उसमें यह कहा गया कि दोनों नेताओं ने विशेष द्विपक्षीय सामरिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर सहमति जताई है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दों पर भी चर्चा की है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत और दक्षिण कोरिया को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेता व्यापार एवं निवेश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर निर्माण और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में संबंध गहरे करने पर सहमत हुए हैं और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। दोनों नेताओं ने भारत की G20 अध्यक्षता और दक्षिण कोरिया की हिंद प्रशांत रणनीति पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि वो यूक्रेन के कुछ पायलटों को अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण देगा। बाइडेन प्रशासन ने इसे लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी है, लेकिन अब अमेरिका के इस फैसले से रशिया चिढ़ गया है और रशिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वे यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करते हैं तो पश्चिमी देशों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 नेताओं से कहा कि वाशिंगटन ने यूक्रेन के संयुक्त सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन किया है और अमेरिका यूक्रेन को F-16 सहित उन्नत लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने के साथ साथ पायलटों को उन्हें उड़ाने का प्रशिक्षण देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान और रूस ने दोनों देशों के बीच व्यापार की लागत को सुविधाजनक बनाने और कम करने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता रूस के कजान में आयोजित मुस्लिम देशों के लिए 3 दिवसीय आर्थिक सम्मेलन के दौरान किया गया। इस सम्मेलन में 85 यानी कि 85 मुस्लिम देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य मुस्लिम देशों के साथ रशिया की दोस्ती को मजबूत करना था। रूस भारत का पुराना दोस्त है, ऐसे में रूस और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर समझौता भी किया था। हालांकि रूस अपने पाकिस्तान के साथ संबंधों को अलग रखता है और ये जो समझौता किया है वो एक प्रोटोकॉल को लेकर किया गया है। ये प्रोटोकॉल पाकिस्तान और रशिया के बीच माल की सुचारू आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के अलावा रूसी बाजार में प्रवेश करने पर पाकिस्तानी उत्पादों के लिए पर्याप्त सीमा शुल्क छूट भी प्रदान करता है। प्रोटोकॉल में प्रशासनिक सहयोग और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की इंटीग्रेटेड टैरिफ के ढांचे के भीतर सूचनाओं का आदान प्रदान करना शामिल है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुतिन भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। दरअसल भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर आंशिक रूप से रशिया का समर्थन किया है और बाकायदा भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रशिया के खिलाफ आए किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में भारत ने वोट तक नहीं किया। इतना ही नहीं, भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद रशिया की आलोचना नहीं की। इसके बावजूद रशिया और पाकिस्तान में बढ़ती दोस्ती भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है, सब जानते हैं। पाकिस्तान कंगाली की राह पर चल चुका है, इसके बावजूद वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ा रहा है और यही नहीं, पाकिस्तान खुद यूक्रेन को हथियार दे रहा है। अब ये बात रशिया के समझ में आनी चाहिए कि अगर वो भारत के साथ डबल गेम करता है तो नुकसान उसी को ही होगा।
तो दोस्तों अभी तक के डिफेंस अपडेट्स वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।